हाँ जी, चलो वापस से शुरू करते हैं वहीं से। राह के हर पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। वो सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। सो किसी ने बढ़िया कहा है कि मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। आज इस संडे की सुहानी सुबह में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए सर, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जिसमें जिसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है सर? सर पहला क्वेश्चन है डिलीवरी एंड इट्स फॉर्म। डिलीवरी मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अच्छा, इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, नीचे की भी लाइन लिखनी पड़ेगी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिलीवरी मींस वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है सर, एज अ जनरल रूल डिलीवरी ऑफ गुड्स में बी मेड बाय। अरे सर, कुछ भी एक ऐसा काम कर दिया जाए जिससे गुड्स के पोजेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है फ्रॉम सेलर टू बायर। क्या जरूरी है पोजेशन बायर ही ले? बायर के बिहाफ पर कोई? अरे चलता क्या, चलता क्या सर, क्या लिखा है? कितने फॉर्म्स की डिलीवरी हो सकती है सर? वर्ड क्या याद रखोगे? एक्चुअल डिलीवरी मींस ये है सर। सर वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप एग्जैक्ट लैंग्वेज कॉपी नहीं कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सो जब भी आप एक्चुअल डिलीवरी की बात करते हो, एक्चुअल डिलीवरी मींस होता है फिजिकल। जब भी गुड्स को फिजिकली डिलीवर कर दिया जाए, जहां पर फिजिकल मूवमेंट हो, उसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। लेकिन दूसरी डिलीवरी कौन सी होती सर? बाय अटॉर्नमेंट और एक्नॉलेजमेंट। मैंने आपको कोई सामान बेचा, ए ने बी को सामान बेचा, बी को जो सामान बेचा गया वो कहां है? अभी गोडाउन में है। तो गोडाउन वाले ने बेटा एक्नॉलेज कर दिया बी को कि आपने जो सामान खरीदा है वो मेरे पास है, डिलीवरी हो गई। सो ऐसी डिलीवरी जिसमें फिजिकल पोजेशन, फिजिकल ट्रांसफर हो, उसको बोलते हैं एक्चुअल। जो डिलीवरी हो बाय अटॉर्नमेंट और एक्नॉलेजमेंट, उसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना, क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अगला सर, तीसरी डिलीवरी कौन सी होती है? यहां है ही नहीं, बहुत बढ़िया। तो तीसरी होती सर सिंबॉलिक। क्या लिखा था सिंबॉलिक डिलीवरी के केस में? सर डिलीवरी बाय टोकन और एनी मींस, जो कहीं ना कहीं एक सिंबल हो, और उस सिंबॉलिक, उस सिंबल से ये मान लिया जाए, उस टोकन से ये मान लिया जाए कि गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर हो गया है फ्रॉम सेलर टू बायर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, डिलीवरी में पोजेशन ट्रांसफर होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होती है? डिलीवरी में पोजेशन ट्रांसफर होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर? द करेक्ट आंसर इज पोजेशन। सर डिलीवरी का ओनरशिप से कोई वास्ता नहीं है। जब भी हम ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, अरे डेफिनेशन क्या बोलती थी? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू। अरे पोजेशन की बात करता राजा, अरे चलता क्या? सर सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा? यही आना था, आना भी चाहिए, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड्स की शुरुआत ही यहीं से होती है। व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? अरे गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ मत करो साहब, लॉ की बुक खोलो, पेज पलटाते जाओ जहां जहां क्वेश्चन आ रहा है। आप चाहो तो उस टॉपिक को मार्क कर सकते हो एज एन इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं बोल रहा हूं इस सेशन में केवल और केवल 20 क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं, लेकिन ये 20 क्वेश्चन सर जिंदगी बदलने वाले हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के थ्रू आपकी। चलिए सर, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी प्लस 4 चीजें: स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू फॉर्म। अरे चलेगा, माइनस 2 बातें: एक्शनेबल क्लेम एंड मनी इन सर्कुलेशन। अरे यही होता है क्या? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। मतलब ये जो माइनस वाली चीजें हो गई,
इंक्लूड मतलब प्लस वाली चीजें हो गई, कौन कौन सी? स्टॉक एंड शेयर्स, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before sale or under the contract of sale. बोल दो ना जरा। अरे एक्शनेबल क्लेम मतलब ऐसी डेट जो आप रिकवर कर सकते हो बाय टेकिंग एक्शन। अरे बोलो बोलो बोलो। सर सर ट्रू एंड फॉल्स में कल को पूछ लिया जाए तो याद रखना है, ये मैंने पढ़ाते समय भी आपको बोला था, क्या एफडी गुड्स है? आंसर इज यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वेयर गुड्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर द। अरे क्या एग्रीमेंट टू सेल में और सेल में कुछ अंतर होता है क्या? सर जिसमें हम एग्री करते हैं फ्यूचर डेट पर डिलीवरी की या ट्रांसफर ऑफ पोजीशन की, वो है एग्रीमेंट टू सेल। जिसमें करंट में ही तुरंत ही हो जाए उसको बोलते हैं सेल। आगे जाकर पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर एग्रीमेंट टू सेल बनेगा सेल। अरे हां, तो सर एग्रीमेंट टू सेल के बाद और सेल से पहले गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, क्या होगा सर? सो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 as contained in section 8 provide that an agreement to sell specific goods become। सर अगर किसी स्पेसिफिक गुड्स को बेचने खरीदने की बात थी और गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर सेल, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा सर वाइड। अरे बोलो, without any fault on the part of seller or buyer, perish or become so damaged no longer to answer their description in agreement before the risk passes to the। अच्छा मुझे बताओ, रिस्क पास हो गई थी क्या? अगर रिस्क पास हो गई होती तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल वेंसिल का क्वेश्चन ही नहीं आता। वो तो फिर अगर गुड्स खराब हो गए, डैमेज हो गए, पेरिश हो गए, किसकी रिस्क? लेकिन डैमेज हो गए हैं रिस्क पास होने से पहले। This rule is also based on the ground of impossibility of। सर अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं रहा, और when there is a impossibility to perform your contract become void। अरे बोला। However, section 8 apply only to the specific goods and not to a uncertain goods। ये कहानी सेक्शन 8 केवल स्पेसिफिक गुड्स की बोल रहा है, अनअसर्टेन गुड्स की नहीं बोल रहा है। इफ एग्रीमेंट इज टू सेल अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, the perishing of even the whole quantity of such goods in the possession of seller will not relieve him of obligation। क्या बोल रहा है सर ये क्वेश्चन? कि सर अगर ये सेल हुआ होता अनअसर्टेन गुड्स का, तो और अनअसर्टेन गुड्स क्या हो गए होते? पेरिश हो गए होते या डैमेज हो गए होते। सर सेलर को दूसरे उसी टाइप के गुड्स की जुगाड़ करके बायर को देने पड़ते। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। क्या बात समझ में आई? तो सेक्शन 8 केवल और केवल स्पेसिफिक गुड्स की बात करता है सर। इसमें अनअसर्टेन गुड्स होते तो सर कॉन्ट्रैक्ट वाइड। बोलो। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स? चलें सर, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी। अरे जब गुड्स बायर के घर पर पहुंचेगा, क्या रूल्स हैं डिलीवरी को एक्सेप्ट करने के? वो लिखा हुआ है सर इस क्वेश्चन के अंदर। सो एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, बायर क्या कर दे? इंटीमेट टू द सेलर दैट ही एक्सेप्टेड दी। उसने इंटीमेट कर दिया सेलर को कि भैया मैंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, डिलीवरी हो गई। दूसरा, डज एनी एक्ट टू दी गुड्स, गुड्स के साथ कोई ऐसा काम कर दे जो क्या है? इनकंसिस्टेंट है ओनरशिप से। सर ऐसा उसने कोई काम कर दिया है जो केवल और केवल ओनर ही कर सकता है। अरे मैंने गुड्स को प्लेज कर दिया, ये दूसरा आदमी कर सकता है कि गुड्स को प्लेज ओनर कर सकता है? ओनर कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? बायर ने वो गुड्स अपने मान लिए हैं, डिलीवरी उसने एक्सेप्ट कर ली है। तीसरा, रिटेन द गुड्स आफ्टर द लैप्स ऑफ। सर बायर ने अपने पास गुड्स को रीजनेबल टाइम से ज्यादा के लिए अपने पास रिटेन रखा है, अपने पास रख के रखा है विदाउट एनी इंटीमेशन ऑफ रिजेक्शन।
अरे हाँ, अरे बोलो ना, अरे बोलो। सर गुड्स की डिलीवरी को एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा जब बायर इन तीन में से कुछ भी कर दे। पहला तो डायरेक्टली वो सेलर को बोल दे कि मैंने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए। दूसरा वो गुड्स के साथ ऐसा कुछ कर दे जो ओनरशिप वाला आदमी ही कर सकता है। एंड तीसरा वो अपने पास गुड्स को रिटेन रखे और रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो गया है और उसने रिजेक्शन का नोटिस भी नहीं दिया था। अगर इन तीन में से वो कुछ भी कर दे तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी मान ली। बोलो। अगला, ऑर्डिनरी अ सेलर कैन नॉट कंपेल द बायर टू रिटर्न दी। अरे रिजेक्टेड गुड्स को रिटर्न करने की जिम्मेदारी क्या बायर की होती है? नहीं, सेलर की होती है। बट द सेलर इज एंटाइटल्ड टू नोटिस। लेकिन सेलर की ये तो रिस्पॉन्सिबल, ये राइट है कि उसको रिजेक्शन का नोटिस मिलना। एज अ बायर आप अपने पास गुड्स रखे रहोगे और बताओगे नहीं कि मैंने रिजेक्ट कर दिए हैं, तो फिर सेलर को तो यही लगेगा कि आपने डिलीवरी एक्सेप्ट कर ली। Where the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take delivery, and the buyer does not take delivery within a reasonable time, he is liable to seller for any loss occasioned by the neglect or refusal to take। जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो, बायर को ये बनता है कि सर वो डिलीवरी उसकी ले। अगर कल को सेलर डिलीवरी दे रहा है, बायर डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उस डिले की वजह से कोई नुकसान होता है, तो नाउ बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लॉस। अरे बोलो, बोलो। अरे नहीं मिल रहा तो यहां फोकस कर लो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, टेंशन मत लो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नहीं हुआ, टेंशन मत लो। चलिए नेक्स्ट, स्टेट ब्रीफली द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कौन कौन से एलिमेंट होने चाहिए जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे? अरे हाँ सर, क्या क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, बायर एंड। अब बायर कौन होता, सेलर कौन होता, आप डिफाइन कर सकते हैं। सर सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? गुड्स, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट ही बना रहे हैं किसका? सेल्स ऑफ गुड्स का। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए सर? गुड्स होना चाहिए। चल आगे, ट्रांसफर ऑफ गुड्स मस्ट बी टेकन फॉर प्राइस। वो पार्टली मनी में हो सकता, पार्टली काइंड में हो सकता, वो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्या बोला? टू पार्टीज। दूसरा क्या बोला? सब्जेक्ट मैटर इज गुड्स। तीसरा क्या बोला? प्राइस। चौथा क्या बोला? ट्रांसफर कैन बी ओनली बाय जनरल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होता है। चौथा, पांचवा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आइदर एब्सोल्यूट और, हाँ, ऑफर कैन बी एब्सोल्यूट, ऑफर कैन बी कंडीशनल। ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट। सर जितने भी और एसेंशियल हैं, कौन से वाले? सेक्शन 10 वाले ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, वो भी सारे यहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। अरे बोलो। चलिए सर, ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एसेंशियल एलिमेंट। चलिए कंडीशन एस टू मर्चेंटेबिलिटी। अरे बोलो ना सर, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कंडीशन एस टू मर्चेंटेबिलिटी एंड कंडीशन एस टू होलसमनेस। अरे मर्चेंटेबिलिटी क्या बोलता है? बेचने लायक होना चाहिए, जनरल लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो। होलसम क्या बोलता है? ईटेबल एंड प्रोविजन। अरे हाँ बोलो। आइए सर, क्या लिखा है? कंडीशन एस टू मर्चेंटेबिलिटी का मतलब होता है मर्चेंटेबल क्वालिटी दो नॉट डिफाइंड, कैन नॉट गुड्स ऑफ सच क्वालिटी एंड इन सच कंडीशन a man of ordinary prudence would accept them as a good of that। सर मर्चेंटेबल क्वालिटी का मतलब गुड्स उस क्वालिटी में होने चाहिए जो ऑर्डिनरी पर्सन उसको वैसा समझता है या उसको एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार रहता है। इट डज नॉट इंप्लाई एनी लीगल राइट और लीगल टाइटल टू सेल। क्या ये लीगल राइट या राइट टाइटल टू सेल बोलता? आंसर इज नो। केवल ये तो ये बोल रहा है कि गुड्स सेलेबल कंडीशन में होना चाहिए। As per section 16(2) of the Sales of Goods Act 1930, where goods are bought by description from seller who deals in the goods of that description, whether he is the manufacturer, producer or not, there is a implied condition that goods shall be of। अरे बोलो ना सर, अगर सेल ऑफ गुड्स हो रहा है बाय डिस्क्रिप्शन तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी में होना चाहिए। सर बेचने लायक, खरीदने लायक होना तो चाहिए ना। अरे बोलो।
क्या एज अ सेलर आप ये बोलकर बच पाओगे कि मैं थोड़ी मैन्युफैक्चरर हूं? आंसर इज नो, आप ये बोलकर नहीं बच पाओगे। और इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट रेप्यूडिएट, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। Provided that if the buyer has examined the goods, there is shall be no implied condition as regard to defect which can be examinations ought to be have। अरे पढ़ा था ना कि सर मर्चेंटेबल कहां एप्लीकेबल नहीं होगा? जहां पर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आपको दी गई हो एज अ बायर, और आप ऑर्डिनरी प्रूडेंस में उस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते थे, फिर भी आपने इग्नोर किया, तो वहां पर फिर मर्चेंटेबल क्वालिटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बोलो, अरे बोलो भैया। अगला होता है कंडीशन एज टू होलसमनेस इन केस ऑफ ईटेबल्स एंड प्रोविजन इन एडिशन टू एम्प्लाइड। सर ईटेबल एंड प्रोविजन में मर्चेंटेबिलिटी तो लगेगा ही लगेगा, होलसमनेस भी लगेगा। देयर इज अनदर एम्प्लाइड कंडीशन दैट गुड्स शैल बी होलसम, मतलब कंज्यूमेबल स्टेट। सर ओनली ईटेबल एंड प्रोविजन की कहानी है, मर्चेंटेबल तो होना ही चाहिए, लेकिन वो खाने लायक भी होना चाहिए, कंज्यूम करने लायक भी होना चाहिए। अरे अगर मिठाई खरीदने जाते हो तो सर मिठाई फ्रेश होनी चाहिए, अब पता चले तुम्हें को सड़ी मिठाई पकड़ा दे। मिठाई दिख तो बढ़िया रही थी, है बढ़िया मतलब व्यवस्थित, तो ईटेबल एंड प्रोविजन पर अलग से जोड़ा गया कि बेचने लायक के साथ साथ वो होना चाहिए कंज्यूमेबल, मतलब ईटेबल्स और प्रोविजन में ये भी एप्लीकेबल होगा। बोलो सर चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the term keyword emptor under the Sales of Goods Act 1930, what are the exception to this rule? हमने exception भी पढ़े थे। keyword emptor का मतलब क्या होता है? let the buyer be aware, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। Under section 16 of Sales of Goods Act, keyword emptor has been defined as the mean let the buyer be aware. In Sales of Goods Act, in Sales of Goods, the seller is under no duty to reveal unflattering truth about the goods। सर सेलर की जिम्मेदारी है कि वो आपको सब कुछ बताए गुड्स के बारे में? नहीं है। वो ये थोड़ी बताएगा कि वैसे तो 10 का आया, मैं तुम्हें 15 में बेच रहा हूं, तुम्हें 5 रुपए का चूना लगा रहा हूं, वो नहीं बताएगा सर। ये आपको स्वयं जिम्मेदारी लेनी है कि आप जो भी सौदा कर रहे हो, जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो एज पर योर ओपिनियन वो करेक्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। Therefore, when a person buys some goods, he must examine them thoroughly. If goods turn out to be defective or do not suit his purpose, or if depend upon his skill and judgment and makes a bad selection, he cannot blame। अरे आपको अपने जजमेंट के हिसाब से लिया है, आपने अपनी स्किल के हिसाब से लिया है, आपने अपने पर्पस के हिसाब से लिया है, तो सर सेलर उसके लिए जिम्मेदार? अरे चलेगा क्या? आगे क्या लिखा? क्या क्वालिटी और फिटनेस को लेकर कोई इंप्लाइड कंडीशन है? आंसर इज नो। लेकिन 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 कुछ एक्सेप्शन है जिस पर सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अरे यही तो होते हैं एक्सेप्शन। अरे हाँ, पहला क्या लिखा? फिटनेस फॉर बायर। अगर बायर एक्सप्रेसिवली अपने सेलर को बता दे कि मुझे ये गुड्स इस पर्पस के लिए चाहिए, और वो सेलर की स्किल जजमेंट पर बिलीव कर रहा है, और सेलर हमारा उसी गुड्स को बेचता है, तो सर फिर जिम्मेदारी किसकी? सेलर की। सेल अंडर दी पेटेंट, और तो आप सब जिस कंपनी ने वादा किया है कि हमारा साबुन मारेगा 99.99 जर्म्स, तो जिम्मेदारी फिर? अरे हाँ ना। अगला क्या लिखा? मर्चेंटेबल। अरे बेचने लायक तो सर होना ही, उसमें तुम ये थोड़ी बोलोगे कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी। नहीं सर, बेचने लायक गुड्स होना ये सेलर की जिम्मेदारी है। यूजेस ऑफ ट्रेड और कंसेंट बाय फ्रॉड। अगर आपने किसी बायर की कंसेंट फ्रॉड से ली हो, तो सर उसके साथ अगर धोखा किया है तो उसमें फिर वो जिम्मेदार नहीं होगा। वैसे भी इन केस ऑफ CUFM आपका कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं वाइडेबल बनता है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए सर, ये था आपका कीवेट एम्पटर। चलें अगला क्वेश्चन क्या है? जिस काम के लिए वो यूज होता है। अरे सर पेन लिखने के लिए यूज होता है, अब वो ही नहीं वो करेगा तो फिर तुम बोलो हे बायर तुम जिम्मेदार हो? बायर थोड़ी जिम्मेदार है। अरे पेन को बनाया ही गया है लिखने के लिए, और वो लिख ही नहीं रहा है, बाकी सब करता है। हॉर्न को छोड़कर सारी बस बज रही थी, तो ऐसी बात हो गई। हाँ, ये तो ऐसी बात हो गई। हाँ, डिपेंड करेगा आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने हैं? 8 हैं। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 8 लिखने पड़ेंगे।
तो डिपेंड करेगा मार्क्स। चलिए सर। जी मैम। कौन सा? अच्छा, ओके ओके, वो पिग वाला जो आपने देखा होगा ना, उस एग्जांपल में ये है कि वो बताने के लिए सर, ये इसलिए नहीं होगा, आप समझे ना बात को, कि एज अ बायर ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसको एग्जामाइन करें, आप देख लें, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपकी लगाएंगे, क्योंकि सेलर बिल्कुल बाउंड नहीं है कि हर चीज आपको बताए। अगर ये जिम्मेदारी हम सेलर पर डाल देते तो सोच कर देखो ट्रांजेक्शन कैसे होते। सेलर बोलता वैसे तो ये चीज 8 रुपए की आई है, बाकी मैं आपको 16 में बेच रहा हूं और आप 16 में ले लो, आप लेते कभी? तो सेलर के ऊपर ये जिम्मेदारी कभी नहीं डाली जाएगी कि देखो मैं भले बोल रहा हूं कि ये तो बहुत चलेगी, बट चलेगी नहीं, ये तो 6 महीने में खराब हो जाएगी। अगर सोचकर देखो ऐसा बोलने लगे तो ट्रांजैक्शन कभी सक्सेसफुल होंगे ही नहीं, तो दिक्कत आ जाएगी, दैट्स व्हाई। चलिए क्वेश्चन पढ़ें सर। राम कंसल्ट श्याम अ मोटर कार डीलर फॉर कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पज टू प्रमोट द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। तो राम ने कंसल्टेंसी किससे ली है? श्याम से। वो एक कार खरीद रहा है, किसके लिए? टूरिंग पर्पज के लिए। श्याम सजेस्ट मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाय इट फ्रॉम द श्याम। कौन सा अफसर कंसल्टेंसी में आया कि मारुति खरीद लो? अरे हाँ, उसने खरीद भी ली। The car turned out to be unfit for the touring purpose. What remedy Ram is having now under the? सर अब वो कार क्या है? उस पर्पज में फिट नहीं बैठ रही है। जब कार पर्पज में फिट नहीं बैठ रही तो आपको ये बताना है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर राम के पास अब क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। क्वेश्चन बढ़िया है सर, पढ़िए सर। As per section 12 of Sales of Goods Act 1930, a stipulation in contract of sale with reference to goods which are subject of such contract may be condition और warranty। हमने ये बोला था stipulation condition हो सकता है या warranty हो सकता है। In such term is condition, it is essential for the। अगर वो stipulation क्या है? condition है, तो वो essential है, और अगर वो उतना क्या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं कंडीशन ना बन के क्या बनता है? वारंटी। चलेगा। इन एडिशन टू, अच्छा अगर कंडीशन का ब्रीच होता है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, रेप्यूडिएट कर दो, और अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है तो ओनली क्लेम। अरे बोलो, बात समझ में आती है क्या? पक्का बोलो। लेकिन सर बायर अपनी परचेस करते समय क्या बता दे? रीजन फॉर मतलब पर्पस बता दे, वो सेलर के स्किल और जजमेंट पर बिलीव करे, और जो सेलर है वो उसी गुड्स में क्या करता है? डील करता है। तो नाउ अब ये सेलर की जिम्मेदारी है कि जो गुड्स उसने बताया है, जिस पर्पस के लिए बताया है, वो गुड्स उस पर्पस पर फुलफिल होना। अरे बोलो, जल्दी से पढ़ो। क्या लिखा है सर? अगर बायर के पर्पस पर सूट नहीं हुआ तो बायर उसको रिटर्न कर सकता है। और बाकी देखो इन दी अबव केस क्या हुआ, आंसर देखो इस हिसाब से लिखने पड़ते हैं सर आपको। देखें आप लास्ट लाइन पढ़ें, राम इज देयरफॉर एंटाइटल टू रिजेक्ट द कार एंड हैव रिफंड दी। ये कंक्लूजन है, मैं बहुत कॉपी को चेक करते हुए नहीं बोलता हूं कि आपको इसको कंक्लूड करना था, इसको लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट देना था। दिस इज द क्लोजिंग स्टेटमेंट, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है सर। आप देखिए आंसर किस तरीके से लिखे जाते हैं, इसमें आप ये भी सीखेंगे सर हाउ टू राइट आंसर्स इन बिजनेस लॉ, जो सबसे बड़ा सबसे डिफिकल्ट काम है। आइए सर अगला क्वेश्चन। चलिए, देयर इज नो इंप्लाइड वारंटी और कंडीशन एज टू क्वालिटी और, ये हमने पढ़ा था, क्वालिटी और फिटनेस की कोई इंप्लाइड कंडीशन वारंटी नहीं होती है फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस ऑफ गुड्स सप्लाई अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड स्टेट द एक्सेप्शन इफ एनी। आपको इस स्टेटमेंट को समझाना है, और अगर इस स्टेटमेंट के कोई एक्सेप्शन है तो वो भी लिखने। चलो सर पढ़ते हैं। The statement given in the question is the fundamental principle of law of sale of goods, sometime expressed by maxim caveat emptor, meaning thereby let the buyer be aware. In other words, there is no part of seller's duty in a contract of sale of goods to give the buyer an article suitable for a particular। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये सेलर की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा गुड्स दे जो आपके पर्पस में फिट हो? नहीं, ये बायर की जिम्मेदारी, सेलर की जिम्मेदारी नहीं है, ये बायर की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा गुड्स ले कि वो उसके पर्पस में। अदरवाइज सेलर कोई भगवान थोड़ी, उसको पता चल जाएगा आपका पर्पस क्या है। आपको एज अ बायर बताना पड़ेगा। अरे हाँ ना, वो 3 कंडीशन आपको बताना पड़ेगा, आप उसकी स्किल जजमेंट पर बिलीव करोगे, और सेलर वो सेम टाइप के गुड्स में डील करता, तब जिम्मेदारी उसकी है, अदरवाइज जिम्मेदारी आपकी है। यही लिखा है साहब।
The person who buy goods must check the suitability of the goods while buying them. If he make a bad choice, he must suffer the consequences of lack of skill and judgment in the absence of any misrepresentation or guarantee. अगर कोई सेलर ने गारंटी वगैरह दी हो तो बात अलग है, लेकिन नहीं दी है तो बैड चॉइस के लिए जिम्मेदारी आपकी है. There are however certain exception to this rule which are stated. चलो इसके कुछ रूल हैं, मतलब इसमें फिर सेलर जिम्मेदार, बायर जिम्मेदार नहीं होगा, फिर कौन हो जाएगा? सेलर. फिटनेस टू क्वालिटी ऑफ यूज, गुड्स परचेज, वही पूरी कहानी कीवर्ड टेम्पटर की, वो वापस लिख देना है. इसमें सर जिम्मेदारी बायर की नहीं होगी. चलो सर अगला क्वेश्चन. सर केस स्टडी पूरी जरूर पढ़ा करो, आप आपके लिए लेकर आए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे सर. क्या क्वेश्चन पढ़ा? आइए आंसर पढ़ते हैं. हो गया क्वेश्चन? आंसर पढ़ते हैं. As per section 16 of Sales of Goods Act 1930, an implied condition in a contract of sale that article is fit for a particular purpose only arise when, again वो तीन condition. The purpose for which goods are supplied is known to the seller. The buyer relied on the seller's skill and judgment, and seller held deal in the goods is in usual course of. आगे. If the following conditions are not fulfilled, the seller has no obligation to supply goods which are suitable for the buyer purpose, but it is the buyer's duty to see the goods are as per the requirement. If he fails to check the suitability of goods, he cannot hold the seller liable and shall be bound by the. उस केस में सर वो बायर को अपना सामान, सेलर को अपना सामान वापस, अगर ऊपर की तीन कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो फिर सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा, अदरवाइज सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. इन दी अबव केस पर उन्होंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया. लास्ट की लाइन देखो, फिर देखो कंक्लूड. हेंस द बायर विल नॉट सक्सीड इन गेटिंग एनी रेमेडी फ्रॉम दी. अब बायर को कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी. लास्ट की कंक्लूड देखो आप कितना बढ़िया करते हैं, और यही साहब कहानी है. देखो कितना प्यार से बेटा आंसर लिखा जा रहा है. देखो कोई यहां वहां की बातें नहीं. तुम तो शुरुआत कैसे करते हो? गुड्स की डेफिनेशन लिख देते हो. कहां लिखनी सर इसमें गुड्स की डेफिनेशन? बच्चे को कंसिडरेशन की डेफिनेशन याद थी, मैंने 3 क्वेश्चन पूछे, उसने 2 बार कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिख दी. कहां जरूरत है सर? कहीं भी कंसिडरेशन वर्ड लिखा मिल जाएगा तो घुस थोड़ी जाओगे डायरेक्ट कि मुझे याद है मैं लिखूंगा, आप देखते हैं कौन रोकते हैं. आधा पेज तुम उसमें ही भर देते हो. टू दी पॉइंट बातें करोगे सर, काम बन जाएगा. चलें, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड. सर कंडीशन क्या होती है? एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जबकि वारंटी क्या होती है? कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अगर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, repudiate and claim the damages, but if there is a breach of warranty, you can only claim damages. क्या वारंटी के बेसिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो? नहीं. मैंने क्या बोला? जब भी एग्जाम में डिफरेंसेस आएंगे ऑलवेज प्रेजेंट इन टेबल फॉर्म. कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी बट. वाह, वेरी गुड, वाह वाह. हो गया क्वेश्चन खत्म. लो साहब अगला क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन टेस्ट में दिया था मैंने. कितना बेल्स खरीदनी है? 100. लेकिन हुआ क्या सर क्या हुआ? जब भी सेल होता है किसका? अनअसर्टेन गुड्स का, तो ये बायर की जिम्मेदारी है. सर क्या करे? वो अप्रोप्रिएट करे गुड्स को विद द कंसेंट ऑफ सेलर, या तो सेलर क्या करे? गुड्स को अप्रोप्रिएट करे विद द कंसेंट ऑफ बायर. अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स हो जाता है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती साहब. तो आउट ऑफ 100 बेल्स अप्रोप्रिएट कितनी की गई? 60 विद द कंसेंट ऑफ. तो सर 60 बेल्स की क्या हो गई? ओनरशिप पास. अब फैक्ट्री में आग लग गई तो सब जल गई, 60 भी जल गई. तो 60 की रिस्क किसकी? बायर की. बाकी 40 की रिस्क किसकी? क्योंकि 40 को अभी तक अप्रोप्रिएट. यही लिखना है सर.
ये मैंने टेस्ट में सेम क्वेश्चन पूछा था, एक बार पढ़ लेते हैं सर, आंसर बड़ा जरूरी है। As per section 26 of Sales of Goods Act 1930, unless otherwise agreed, the goods remains, कितना देखो शुरुआत देखो कितनी मोहब्बत से करते हैं वो, goods remains at the risk of seller until the property therein is transferred to the, जब तक की ओनरशिप प्रॉपर्टी पास ना हो तब तक रिस्क किसकी, सेलर की। कितना बढ़िया लिखा। But when the property therein is transferred to the buyer, goods are the buyer's risk, whether delivery has made or, अरे क्या ओनरशिप का संबंध डिलीवरी से है? नहीं, डिलीवरी हो नहीं हो ऑनरशिप पास हो सकती है। सेक्शन 18 रीड विद सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स, property and goods is transferred to the buyer only after the goods are ascertained when there is a contract of, अरे समझते क्या सर, जब तक अनअसर्टेन गुड्स की या फ्यूचर गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, जब तक कि उनको असर्टेन ना कर लिया जाए। और अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन किया जाता है सर, आप बल्क में से क्या करो, जितने आपको चाहिए वो एप्रोप्रिएट कर लो, तो असर्टेन हो गए। वंस गुड्स आर असर्टेन प्रॉपर्टी, बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई। देखें सर क्या लिखा है, ये पढ़ें। जरूरी है सर बायर ही जाए, बायर के बिहेव पर कोई, तो बायर ने एक अपने आदमी को भेजा है, वो आदमी क्या कर रहा है, बाहर बायर के बिहेव पर एप्रोप्रिएट कर रहा है गुड्स को आउट ऑफ द बल्क विद द कंसेंट ऑफ सेलर, प्रॉपर्टी पास, प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अरे बोलो सर, चले आगे, लीजिए सर ये क्वेश्चन पढ़ ली। जी बोले। रीड विथ था, नहीं आपको याद नहीं होंगे बेटा, आप तो नहीं रीड विथ मत लिखिए, आप तो केवल साइड हेडिंग लेकर चलेंगे, और अगर सेक्शन याद ना हो तो एज पर दी प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, इस तरीके से वो चलेगा, वो तो उनने लिख दिए हैं। हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए कनेक्शन किसके किसके साथ है। सेक्शन याद नहीं होंगे चलेगा। चलो पढ़ने का बोला है बेटा, बात करने का नहीं बोला है मैंने। लो भाई साहब, कितना सब कुछ हो गया एक ही क्वेश्चन में। सर क्या क्या कर लिया है, 50,000 से कम में बेचनी नहीं थी, उसने 40,000 में बेच दी है, बायर ने गुड फेथ में खरीदी है विदाउट नोटिस ऑफ एनी फ्रॉड। पी ने बेटा वो पैसा भी में से अप्रोप्रिएट कर दिया है। जे ने केस किया है किसके ऊपर, ए को, रिकवर दी कार, डिसाइड गिविंग रीजन वेदर जे वुड सक्सीड, क्या जे सक्सेड कर जाएगा, आंसर इज नो। जनरली तो ये होना चाहिए, पढ़ लेते हैं एक बार। As per section 27, a person who is not the owner or does not have the authority to sell sells the goods, the buyer shall not get a good title, यही होता है जनरली तो। However, there are certain cases where non-owner may sell the goods and sale is valid. One of such exception is sale by mercantile agent. As per section 29, a mercantile agent is one who is customary course of business has as such agent authority either to sell goods, consign goods, purpose of sale or to buy the। सर मर्केंटाइल एजेंट वही तो होता है जो गुड्स को खरीद बेच सकता है प्रिंसिपल के बिहाफ पर। अगर वो विद इन अथॉरिटी काम कर रहा है, बायर गुड फेथ में उससे गुड्स खरीद रहा है, तो साहब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, और जो बायर है वो बन जाएगा उसका ट्रू ओनर, यही लिखा है। The buyer of goods from a mercantile agent get a good title to the goods if the following condition are satisfied। कौन कौन सी, पहली पढ़ो। Agent should be possession of goods, दूसरा agent should sell the goods while acting in the ordinary course, the buyer should act in a good faith, buyer should not have at time of contract of sale notice that agent has no authority to। अगर ये चार कंडीशन पूरी हो जाती तो बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा, मतलब जे उससे कार रिकवर नहीं कर सकता है। लो साहब देखो एनालिसिस क्या होता है, ये होता है एनालिसिस। एनालिसिस के बाद देख लो, सब में आप देखो कंक्लूजन जरूर आ रहा है, लाइन पढ़ो आप। द सेल इज वैलिड, जे कैन नॉट रिकवर द कार फ्रॉम, क्योंकि उन्होंने यही तो पूछा था तो हमने वो कंक्लूड कर दिया। लास्ट वाली लाइन साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में हर क्वेश्चन में ये आपको जरूर कोट करना है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, पढ़िए। सेल और रिटर्न बेसिस पर
ये भी हमने क्वेश्चन कर रखा है, और क्वेश्चन यही आया था, ये प्रीति वाला ही आया था। पढ़ा क्वेश्चन? आइए सर पढ़ लेते हैं। सेल और रिटर्न क्या बोलता है सर? प्रॉपर्टी पास हो जाएगी बायर को, प्रॉपर्टी पास हो जाएगी बायर को कब? वो तीन बातें याद हैं आपको? वो तीन बातें याद हैं आपको? अरे बोलो ना तीन बातें। सर सबसे पहली कौन सी थी? when the buyer signifies his approval or acceptance to the seller or does any other act adopting the, बायर कुछ भी ऐसा कर दे जिससे ये पता चल जाए या बता दे वो कि सर हमने इस ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर लिया है, प्रॉपर्टी पास। दूसरा, if he does not signify his approval or acceptance to the seller but retain the goods without giving notice of rejection, अगर टाइम फिक्स्ड है तो वो टाइम एक्सपायर हो गया और अभी भी गुड्स रखे हुए, और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम, तब भी वो गुड्स को रिटेन करा है, रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो गया है, विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। एंड तीसरा, ही डज समथिंग टू द गुड्स व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस, उसने गुड्स के साथ ऐसा कुछ कर दिया है कि वो इक्विवेलेंट है किसको, किससे? गुड्स को एक्सेप्ट करने से। जैसे उसने प्लेज कर दिया, सेल कर दिया, तो सर इस केस में प्रॉपर्टी पास हो जाएगी फ्रॉम सेलर टू, लो साहब इन दी अबव केस आ गया, कंक्लूजन आ गया। अब अगर इतने क्वेश्चन पढ़कर, इतने आंसर पढ़कर आप ये नहीं समझ पाओ कि सर हाउ टू राइट आंसर्स, तो बड़ी दिक्कत वाली बात है फिर। अरे बोलो, चले? लो मेरा फेवरेट, अनपेड सेलर, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। अरे एक सेलर को अनपेड सेलर बोला जाएगा कब? when the whole of the price has not been paid or tendered, a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and it has been dishonored. When the unpaid seller has parted with the goods to the courier and a buyer has become insolvent, he can exercise his right by asking the courier to return the goods back or not to deliver the goods to the buyer. However, the right of stoppage and transit is exercised only when following conditions are fulfilled. कब कर सकते हैं सर? Seller must be unpaid, seller must have parted with the possession of goods, तीसरा goods must be in the course of transit, buyer must become insolvent and right is subject to provision of, वो ऐसे अधिकार यूज करे जो प्रोविजन के अंदर दिए गए हैं, तब वो राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट यूज कर सकता है। बोलो सर। ई पार्टी बेटा, पोजीशन उसके यहां से निकल गया है तभी तो स्टॉपेज एंड ट्रांजिट करेगा। सेलर के यहां से गुड्स निकल गए, बायर के यहां पहुंचे नहीं, बीच में है। अगर उसके पोजीशन में होते तो वो कौन सा यूज करता? राइट ऑफ लीन यूज कर लेता। फिर तो उसने पोजीशन को पार्ट कर दिया है तभी तो वो राइट ऑफ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट करेगा। चले अगला क्या लिखा है सर? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, मतलब सेल बाय ऑक्शन, ये बिल्कुल साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बोल रहा हूं जब भी सोगा की याद आए ये पीडीएफ पढ़ना, बार बार इन क्वेश्चन के आंसर को लिखना, बस इतना कर लोगे साहब बहुत है। चलें सर पढ़िए सेक्शन 64 ऑक्शन। जब भी गुड्स ऑक्शन में लॉट में सेल किए जाएंगे, क्या एक लॉट में ही सारे लॉट बिकेंगे या सब लॉट को अलग अलग? सारे लॉट को अलग अलग ऑक्शन करना पड़ेगा। दूसरा, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब होगा? वो कस्टमरी मैनर होगा या फॉल ऑफ हैमर? 1 2 3, दूसरे में ही वो क्या हो गई? टूट गई। वो याद है हैमर टूट के चला गया था। सर प्रॉपर्टी अभी भी ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। इनके सब लेक्चर डले हुए हैं, है ना? तो अगर किसी को बहुत डिटेल इन डेप्थ पढ़ना हो तो वहां से पढ़ो। क्या राइट ऑफ बिड में भी रिजर्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। सेल इज नोट, अगर सेल नोटिफाइड बाय द सेलर नहीं है तो फिर वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगला क्या लिखा है? क्या प्राइस रिजर्व की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। आप मिनिमम प्राइस बोल सकते हो ना कि यहां से ही बिड शुरू होनी चाहिए। प्रिटेंडेड बिडिंग क्या है बेटा? वाइडेबल है, कभी भी अलाउ नहीं होगी। लो साहब, राइट ऑफ लीन क्या होता है और इसमें क्या अंतर है राइट ऑफ स्टॉपेज से? मैं बोल रहा हूं ना क्वेश्चन के थ्रू पूरा रिवीजन है बेटा। राइट ऑफ लीन क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है? सब खत्म हो गया।
एक होता है रिटेन दी पोजीशन, एक होता है रीगेन दी पोजीशन। अरे एक जब खत्म होता है तब दूसरा चालू होता है। जब राइट ऑफ लीन खत्म होगा, जब राइट ऑफ स्टॉपेज चालू होगा। सर लीन आप कब कब कर सकते थे? गुड्स बायर की सेलर की पोजीशन में होना चाहिए। दूसरा, सेलर मस्ट बी अनपेड। तीसरा, बायर बिकम इंसॉल्वेंट। लेकिन स्टॉपेज आप केवल और केवल इंसॉल्वेंसी के केस में ही यूज कर सकते हो। ऐसे डिफरेंसेस भी थे साहब, ये देखिए सब लिखा हुआ है। हम टेबल बना लेंगे बेटा। हाँ, किसी बात कर रहे हो आप? इतना काबिल तो हैं हम। चलिए, ये क्वेश्चन देखो कुछ अलग है साहब, और आप सारे क्वेश्चन देखिए आरटीपी के हैं। आरटीपी बोले तो रिवीजन टेस्ट पेपर विच इज इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये उनके क्वेश्चन है साहब। जैसे ही आप ये नाम सुना करो सीरियसनेस बढ़ जानी चाहिए। ये किसी ने घर पे नहीं बनाए सर। अरे जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। Ram sells 200 bales of cloth to Shyam and sent 100 bales by lorry and 100 bales by railway. Shyam received delivery of 100 bales sent by lorry, but before he received the delivery of bales sent by railway, he became, अरे वाह, insolvent हो गया भाई। Ram being still unpaid, stopped the goods in transit. The official receiver on Shyam's insolvency claimed the goods. Decide the case with reference to provision. बिल्कुल अलग क्वेश्चन, बिल्कुल नया। जब भी मैंने बोला था इंसॉल्वेंट होता है तो एक ऑफिशियल पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, वो आपके एसेट्स को बेचेगा और जो भी पैसा रिकवर होगा उससे सबको चुकाएगा। सर ऑफिशियल असाइनी जो पर्सन आया है, लिक्विडेटर, वो बेटा क्या क्लेम कर रहा है? गुड्स को क्लेम कर रहा है कि ये तो सेलर के गुड्स हैं, दो वापस। अब आपको ये बताना है वो ऐसा कर सकता है या नहीं। ले सर पढ़ो। स्टॉपेज ट्रांजिट कब यूज कर सकते हैं? सर जब सेलर अनपेड हो, पार्टेड ऑफ पोजीशन हो गया हो, गुड्स मस्ट बी इन ट्रांजिट हो, बायर हैव बिकम इंसॉल्वेंट, एंड जो भी राइट यूज कर रहा है वो सब्जेक्ट टू प्रोविजन है। अब पढ़ो साहब, मजा आ जाएगा। सेम ज्यों का त्यों सब लिखा है साहब, बस लास्ट की लाइन राम कैन स्टॉप। क्या 100 बिल्स जो उसके पास पहुंच गई हैं, क्या उनको रोक सकता है? नहीं, स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म। जब ट्रांजिट ही खत्म तो स्टॉपेज कैसा? लेकिन 100 बिल्स जो अभी तक उनको स्टॉप किया जा सकता, वही लगा है साहब। बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं। राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल, वापस उसको बेचना। बोलो सर यहां तक चलेगा? तो यहां पर सोगा कि हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सर वो कंप्लीट कर लिए हैं आज के सेशन के अंदर। क्या करना है सर? आप इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करिए, लिख लिख कर देखिए, आपका काम हो जाएगा। बोलो चलेगा साहब? पक्का बोलो। हाँ, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा ऑनलाइन वालों को बेटा, लिंक